नमस्कार, वर्कर्स यूनिटी की खास बातचीत में आपका स्वागत है। आज हम बातचीत कर रहे हैं सुर्खली पत्रिका के संपादक पावेल से। पावेल लगातार पंजाब में जो किसान आंदोलन है, देश भर के जो प्रगतिशील आंदोलन है, उन पर उनकी पैनी नज़र होती है। पावेल, किसान आंदोलन से हम बात स्टार्ट अगर करें, 1 साल हो गया है ये आंदोलन को चलते हुए, 1 साल से ज़्यादा हो रहे हैं पंजाब में स्टार्ट हुए। आज जब हम अक्टूबर के महीने में खड़े हैं 2021 में, लखीमपुर खीरी जैसा कांड अभी 2-3 दिन पहले हुआ। हरियाणा में लगातार मुख्यमंत्री ने जिस तरह से बयान दिए हैं उकसावे वाले, तो एक ऐसा दिख रहा है कि जो स्टेट का शिकंजा है या जो स्टेट का दमन है वो बढ़ता जा रहा है। किसान आंदोलन भी 1 साल के बाद एक ठहराव की दिशा में भी कभी-कभी दिखता है। उन सब परिप्रेक्ष्य को देखते हुए हम आज किसान आंदोलन को कहाँ आप देख रहे हैं और आगे का रास्ता क्या सूझ रहा है? हाँ, देखिए, किसान आंदोलन ने एक तरह 1 वर्ष से भी ज़्यादा अरसा इसने पूरा कर लिया है। तो अब ये एक ऐसी स्टेज पर आ गया है कि यहाँ तक इसने बहुत कुछ प्राप्त भी कर लिया है। प्राप्त इस सेंस में कर लिया है, ये तो ठीक है कि अभी जो लॉज़ का इश्यू है या जो इसकी डिमांड्स हैं, वो पूरी नहीं हुई हैं। पर बात ये है कि इसने पूरे कंट्री में एक तरह जो मोदी गवर्नमेंट का इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का एक अटैक है लोगों पर, अलग-अलग सेक्शंस पर है, उन सब को उस अटैक के अगेंस्ट फाइट करने के लिए एक हिम्मत दी है, हौसला दिया है और पूरे देश के माहौल को एक तरह चेंज किया है। जो एक ख़ास तरह की सिचुएशन बनी थी उस समय के कोरोना पीरियड में, जितनी तेज़ी से उन्होंने एंटी पीपल स्टेप्स गवर्नमेंट ने लाए, एक तरह जो वर्ल्ड जो कैपिटलिज्म है उसका सारे क्राइसिस को सॉल्व करने के लिए जो उन्होंने सारे स्टेप्स जो इंडिया में उन्होंने लेबर कोड लाए, एग्रीकल्चर का किया, न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी उनकी और भी सभी के क्षेत्रों में उन्होंने किया। तो उस सिचुएशन में किसान आंदोलन एक ऐसी जैसे हम बोलते हैं कि मशाल बन के आया लोगों के सामने, जिसने लोगों के माइंड सेटअप को, लोगों को ये बताया कि हाँ, इस गवर्नमेंट को रेज़िस्ट किया जा सकता है और इस जो लोगों के राइट्स पर जो अटैक है, लोगों के सभी राइट्स पर, उसके अगेंस्ट लोग खड़ सकते हैं, फाइट कर सकते हैं। ये इसने बहुत बड़ा काम इंडिया में किया है। अब जो स्टेज है, जब बीजेपी ने अपने पहले सारे जो उनके पास हथियार थे उन्होंने यूज़ कर लिए। उन्होंने कम्युनलिज़्म का भी अलग-अलग स्टेज पर किया है, अब भी करना चाहते हैं। उन्होंने इसे एक पहले पंजाब का आंदोलन बोला, फिर उन्होंने ये बोला कि पंजाब और हरियाणा का ही है। जैसे-जैसे जो भी बात बीजेपी वाले लेके आए, गवर्नमेंट लेके आई, उन्होंने नैरेटिव चेंज करने की कोशिश की। उन्होंने कभी इसे फॉरेन स्पॉन्सर्ड बताया, कभी कुछ बताया। वो सभी की काट है जो, वो किसानों के इस आंदोलन ने की। हर बात को किसानों के आंदोलन की अपनी स्ट्रेंथ इतनी ज़्यादा है, क्योंकि एक तरह ये एक लाइन खिंच गई, कारपोरेट और बीजेपी गवर्नमेंट एक तरफ है और दूसरी तरफ किसान और इंडिया के जो मेहनतकश लोग हैं, वो सभी उसकी बैक पर आ गए किसानों की। और उसने उन सभी बातों की जो भी फ़ॉल्स एलिगेशन उन्होंने बनाए, लाए लोग किसानों पर, उस सबको उन्होंने वो काटता चला गया ये आंदोलन। इस स्टेज पर आके एक तरह उन्होंने गवर्नमेंट ने वायलेंस का सहारा लिया है। पहले भी उन्होंने लेने की कोशिश की थी और ये जो इंडियन स्टेट है, इसका एक पहले से ही अभी 70 साल के एक्सपीरियंस में ही हम देखते हैं कि ये जो फ़ौज होती है, पुलिस होती है, उसके अलावा भी आप तो बिहार से हैं, वहाँ आपने रणवीर सेना का वो है, सभी ने सुना है। तो ये बीजेपी वाले भी एक तरह जो निजी गुंडा सेना होती है, वो रखने में और उसको यूज़ करने में विश्वास रखते हैं पूरी तरह। तो जो इनकी एक तरह वायलेंस है ना, स्टेट की वायलेंस के अलग-अलग रूप हैं। तो अब किसानों का जो एक तरह सामना है, वो उस तरह के वायलेंस के साथ हो रहा है, जो यूपी में हुआ है। खट्टर की स्टेटमेंट थी, सभी ने सुनी, यूपी में उस पर अमल हुआ, यूपी में मिनिस्टर ने बोला वो किया। तो एक तरह ये ऐसी स्टेज आ गई है जब यहाँ पर किसानों को बीजेपी के इस ऑफेंसिव जो उनका बिहेवियर है, उसका सामना करने के लिए प्रिपेयर होना चाहिए। वो आंदोलन को हिंसा के ज़ोर पर कुचलना चाहते हैं।
ये तो ठीक है कि हिंसा के साथ ही जो एक वक्त डिफरेंट नैरेटिव होता है वो भी साथ में ही आता है। वो आपको अपने पॉलिटिकल ऑफेंसिव भी होता है, वायलेंस भी होता है, सभी कुछ होता है। पर इसमें अब मेन टूल है जो वो वायलेंस को यूज करना चाहते हैं। उनके लिए मुश्किल है, क्योंकि जितना वो इस तरह खुलेआम ये करेंगे तो उसकी अपोजिशन भी होती है। वर्ल्ड लेवल पर ये बात गई है, वो यूके में हैं पंजाबी एमपी हैं, उन्होंने बात उठाई है। ह्यूमन राइट्स वाले कुछ लोग वो भी बोलेंगे। मुश्किल तो है, पर बीजेपी वाले इस काम की ज़्यादा परवाह नहीं करते। जैसे वो चलते हैं पहले एनआरसी में, वो जो सीए की एजिटेशन में जो चले हैं, उस अयोध्या वाले मामले पर, सभी पर वो उन्होंने किया, इस पे भी वैसा चल रहे हैं। इसलिए बात ये है कि ये स्टेज ऐसी है कि इस स्टेज में अब किसान लीडरशिप को इस के सामने के लिए, इसका सामना करने के लिए तैयार होने की ज़रूरत है। और किसान जो हैं जनसमूह है, उनको भी इस तरह के ऑफेंसिव को झेलने के लिए तैयार होने की ज़रूरत है। एक ऐसी रेजिस्टेंस की ज़रूरत है जिसमें किसान लोग अपनी किसानों को सेल्फ डिफेंस का इशू भी उनके सामने आ रहा है, उन्होंने मूवमेंट भी आगे बढ़ानी है। ये बात ठीक है कि ये एक पीसफुल आंदोलन है और इसे पीसफुल ही रहना होगा इस फेज़ में, क्योंकि अभी इस तरह की किसानों की मूवमेंट की स्ट्रेंथ नहीं है कि वो इस तरह ऑफेंसिव पे अभी जाएं। ये तो एक तरह डिफेंसिव भी है, पर बात ये है कि उस डिफेंस लेने का इशू आ गया है कि किसानों को अपनी डिफेंस के लिए अपने वॉलंटियर, अपनी सिक्योरिटी का अरेंजमेंट बीजेपी के गुंडों से और बीजेपी की जो वायलेंस है वो करते। तो मैं तो इसे ऐसे करेक्टराइज करूँगा कि एक बात ये है कि इसकी देखिए मेन स्ट्रेंथ है जो वो अलग अलग पॉकेट्स में है, गाँव में है। जो दिल्ली के ये मोर्चे हैं, ये तो एक तरह का अब सिंबॉलिक बात है, बड़ी बात है ये, पर फिर भी इसकी जो एक्चुअल स्ट्रेंथ बनती है वो रूरल पॉकेट्स में बनेगी। वहाँ पर मोबिलाइजेशन को और बढ़ाते हुए वहाँ पर साथ ही में सेल्फ डिफेंस का स्ट्रक्चर क्रिएट करने का और सेल्फ डिफेंस का अरेंजमेंट्स करने का ये समय है। अगर इस समय ये बात नहीं करेंगे, इसमें पछड़ेंगे, तो बीजेपी वाले जो हैं वो थोड़ा दहशत फैलाने में, थोड़ा लोगों को पीछे धकेलने में एफर्ट करेंगे बड़ी, तो उसको रजिस्ट करने का है। और दूसरी बड़ी बात ये है, एक इम्पॉर्टेंट है, कि जो इलेक्शन का पीरियड आ रहा है, यूपी में है, पंजाब में है, इस फेज में बीजेपी के जो इस ऑफेंसिव बिहेवियर है उनका, उसको एक्सपोज करने का भी ये समय है। ये तो अच्छी बात हुई कि उसमें एक वीडियो जो बहुत क्लियर कट वीडियो आ गई, नहीं तो जो बीजेपी की एक मशीनरी है, पूरी चैनल्स का सिस्टम है, पूरा एक तरह प्रोपेगेंडा मशीनरी है, वो सारी एक तरह लग गई थी इस बात पर कि इसको किसानों को एक हिंसक दिखाएं और सिख वर्सेस हिंदू बनाने की भी उन्होंने एफर्ट की। इवन के वहाँ यूपी में एक दो जगह पर उन्होंने उन्हीं गांव के आसपास गैदरिंग करने की कोशिश भी की कि इसे हिंदू वर्सेस सिख बनाया जाए। पर वो बात ये है कि वो इतना स्पष्ट था बीजेपी का जो हिंसा थी और जो उन्होंने किया, तो वो बना नहीं पाए। पर ये खतरा अभी टला नहीं है, वो चाहेंगे कि यूपी में इसको, क्योंकि ये बात ठीक है कि यूपी में पहले ये ज़्यादा मोबिलाइजेशन जो थी वो पंजाबी कम्युनिटी वाले लोगों की थी, पर अब दूसरे भी जुड़ रहे हैं। इसलिए ये काम अभी आंदोलन का है कि वो इसे एक तरह यूपी के लोगों का, हरियाणा, यूपी, एमपी, सभी कलरिंग वाले, सभी नेशनलिटी वाले, सभी एक तरह धर्म वाले लोगों का एक तरह आंदोलन है, इसको दिखाएं नेशनल लेवल पर, ये किसान आंदोलन इसे दिखाए, तभी उसकी बीजेपी की ये काट हो सकती है। नहीं तो फिर वो इसे बनाना चाहेंगे कि ये सिख हिंदू का आंदोलन है। ये इस तरह की क्रूशियल फेज आ गई है। तो आप जैसा बोले कि सिंघू मोर्चा एक या बॉर्डर पे जो मोर्चा है, टिकरी पे, सिंघू पे, गाजीपुर पे, एक बड़ी बात है, लेकिन जो एक्चुअल स्ट्रेंथ होगी वो जो रूरल प्लेन में है, उस पे जो गतिविधियां और कार्रवाई हो रही है वो उसको डिफाइन करेगा। जब हम रूरल प्लेन की बात करते हैं, चाहे पंजाब की बात करें या चाहे पूरे भारत भर में, तो लगातार हम देख रहे हैं कि किसान किसानी से उजड़ के मजदूर बन रहे हैं। गाँव में भी बड़ा एक जो तबका है वो उसमें छोटे, मध्यम और सीमांत किसानों का एक बोलबाला है। तीसरी तरफ हम देखते हैं कि दलित खेतिहर मजदूर हैं जो पंजाब में एक बड़ी संख्या में, और बिहार के जो प्रवासी मजदूर हैं वो जाके काम कर रहे हैं। तो ये जो इतना पूरा कॉम्प्लेक्स फिनोमेना बनता है रूरल प्लेन में, वहाँ पे किसी भी प्रगतिशील किसान संगठन को
इस पूरे रूरल जो प्लेन है उसकी पॉलिटिकल इकोनॉमी को देखते हुए अपनी रणनीति कैसे सिचुएट करनी चाहिए? पहले तो हमें ये देखना चाहिए कि एक्चुअल में ये जो स्ट्रगल है, ये आंदोलन अपने आप में इसका साम्राज्य विरोधी करैक्टर है, एंटी इम्पीरियलिस्ट इसका करैक्टर है। ये आंदोलन जो साम्राज्यवादी नीतियां हमारे देश में लागू हो रही हैं, जिसमें वो जिसे आर्थिक सुधार भी बोलते हैं या जो न्यू लिबरल पॉलिसीज बोलते हैं, ये उनके हमले के खिलाफ लोगों की रेजिस्टेंस है। भले ही किसान लीडरशिप में कुछ हिस्से इसके बारे में सचेत हैं, अवेयर हैं, कुछ हिस्से ऐसा नहीं लेते हैं, पर बात यह है कि उसका जो करैक्टर है, जो ऑब्जेक्टिवली वो रोल प्ले कर रहे हैं, तो वो जो नवोदारवादी नीतियां हैं, न्यू लिबरल पॉलिसीज हैं, उसके खिलाफ ये आंदोलन है। बेसिकली बात ये है कि इंडिया की एग्रीकल्चर में दो तरह का ऑफेंसिव है, दो तरह का किसानों पर दो उनकी एक्सप्लॉयटेशन के दो रूप हैं। एक रूप उनका जो इम्पीरियलिस्ट पॉलिसीज हैं, उसके साथ ये लोकल कारपोरेट्स भी जुड़ जाते हैं, तो वो मेनली उस बेल्ट में है जिस बेल्ट में जैसे ग्रीन रेवोल्यूशन की जो पट्टियां इंडिया में हैं, उसमें क्योंकि कमर्शलाइजेशन है, क्रॉप्स का मंडी में आना, मंडी की खरीद है, उसमें गवर्नमेंट की खरीद भी है, उसमें प्राइवेट कंपनीज भी खरीदती हैं, प्राइवेट व्यापारी भी खरीदते हैं, एक वो क्षेत्र है। और दूसरा वो है जिसमें उस तरह का कमर्शलाइजेशन एग्रीकल्चर की नहीं हुई है, वो एक तरह मंडी से टूटे हुए किसान ही हैं, वहाँ पर वो अलग अलग एरियाज में है, वहाँ पर फ्यूडल एक्सप्लॉयटेशन भी है। और फ्यूडल एक्सप्लॉयटेशन इन पट्टियों में भी है, पर इनमें साथ में ये जो कमर्शलाइजेशन होने की वजह से वो भी ऐड हो जाती है। कुछ पट्टियां ऐसी हैं जिसमें टोटली फ्यूडल एक्सप्लॉयटेशन है, वहाँ पर कमर्शलाइजेशन उस तरह नहीं है, ज़्यादा क्रॉप भी नहीं होती, लोगों के पास मंडी में लाने के लिए नहीं होती, जो होती है वो घर पे ही यूज़ हो जाती है, या थोड़ी बहुत होती है वो जो लैंडलॉर्ड है वो ले जाता है, वो उस तरह की है। एक तो इसमें बात यह है कि इसमें रूरल पट्टीज में इसकी स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए वो लोग भी हैं जो उनकी डिमांड्स हैं, जो लोग सीधे मंडी में फसल लेके भी नहीं आते। इसमें एक अलग बात भी है, वो ये है कि एमएसपी का इशू भी एक्चुअली जो ग्रीन रेवोल्यूशन वाली बेल्ट है जहाँ पर सरकारी खरीद होती है, वहाँ पर ही अभी एमएसपी का इशू लोगों को अपील करता है। कुछ पॉकेट्स ऐसी हैं जहाँ एमएसपी का लोगों को इशू ही नहीं मालूम। एक तो ये है कि वहाँ अवेयरनेस लेके जाने की, एमएसपी की खरीद हो, एमएसपी तय हो पहले, फिर उस पर खरीद हो, सरकारी मंडी बने, एक तो वो पट्टी है, वहाँ पर इस इशू को लेके जाने की ज़रूरत है। और दूसरा ये है कि जो फ्यूडल लॉर्ड्स की एक्सप्लॉयटेशन है, उनकी जो डिमांड्स बनती हैं, उनकी लैंड की डिमांड भी है, उनकी जैसे जो कर्जे की बात है, भले ही वो बैंक का है, भले ही वो शाहूकार का है, गांव का है, उन सब के कर्जे से उनकी मुक्ति की बात है, और उसके रेट्स को कम करने की बात है, उसको लीगलाइज करने की, उसको गवर्नमेंट को उसमें इंटरवीन करने की बात है। ये जो सभी डिमांड्स, ये स्टेप्स हैं, उन बातों को भी गांव में किसानों को उठाना होगा और किसानों को उन पर मोबिलाइज करना होगा। इसका मीनिंग ये नहीं होता कि एग्जैक्टली अब वो डिमांड्स अपने आप में इस आंदोलन की डिमांड बन जाएंगी, ये फॉर्म नहीं होती। इस आंदोलन की डिमांड्स अभी यही रहेंगी जो उन्होंने जैसे लॉज को रिपील करने की है, एमएसपी की है, पोल्यूशन वाला लॉ है, इलेक्ट्रिसिटी है। वो होता है कि एक आंदोलन की आपने डिमांड्स अभी फिक्स कर ली, लोगों की जो मेनली मोबिलाइजेशन है, जो इस आंदोलन में शामिल हो रहे लोगों की एडवांस्ड लेयर्स हैं, जो लोग जिनका कंसर्न है, वो तो इन डिमांड्स पर रहेगा। पर लीडरशिप का काम ये होता है कि उन्होंने जो अगर पीजेंट्री के पूरे पोटेंशियल को रियलाइज करना है, जो पीजेंट्री पूरी तरह हरकत में आए, आंदोलन में शामिल हो, तो वो जो लेयर्स हैं जिनको अभी सीधी एमएसपी का कोई अपने आप पे इम्पैक्ट दिखता नहीं है, लॉस भी नहीं दिखता है, तो उन सेक्शनों को आंदोलन में लाने के लिए गांव में, उन रूरल एरियाज में उन डिमांड्स को उठाना, रेज करना चाहिए। और खास करके मैं ये बोलना चाहता हूँ कि जैसे यूपी इलेक्शन और पंजाब इलेक्शन है, इनमें भी ठीक है लॉज का इशू है, रहना चाहिए, पर इन स्टेट्स में जहां इलेक्शंस का मेरा मीनिंग ये है कि क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज आती हैं, वो वादे भी करती हैं, लोगों के साथ प्रॉमिस होता है, बोलते हैं कि हम ये कर देंगे, तो उस समय थोड़ा कंसर्न और वाइडर हो जाता है, बढ़ जाता है। वो कंसर्न ऐसे होते हैं कि अब पंजाब में है कि आप कर्जे का क्या करेंगे, वो कर्जा माफी का सभी बोल देते हैं, पर आप कर्जे के बारे में पॉलिसी क्या लाएंगे,
इस बात को लेकर पंजाब के किसानों का एक बड़ा इशू है और उनमें सभी लोगों को इन्वॉल्व करना चाहिए। जैसे लैंडलेस लोग हैं, लैंडलेस लोग को डायरेक्टली उनको नहीं लगता कि इसमें हमारी लैंड कैसी चली जाएगी, पर उन पे पर जो लॉ है, एसेंशियल कमोडिटी का कानून है, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा उन पर। तो मैं आता हूँ उस इसकी सवाल को मैं थोड़ा और एलोबरेट कर लेता हूँ। एसेंशियल कमोडिटी एक्ट का जब जिक्र हो गया तो बहुत सारा, जब मैं पंजाब घूम रहा था और देश के अलग अलग हिस्सों में से जब मजदूर संगठनों से बात हो रही है, वर्किंग क्लास ऑर्गेनाइजेशन से बात हो रही है, तो उनका कहना है कि जो एमएसपी का कानून, अगर अब एमएसपी एक उच्च दर पे मिलने की सुनिश्चितता होती है, तो ये शायद एक तरह का पैराडॉक्स उनकी तर्क के हिसाब से है कि एक पैराडॉक्स है कि एमएसपी ऊंची मिलने से फूड इन्फ्लेशन होगा, जिससे जो ग्रामीण सर्वहारा है या शहर के भी जो गरीब तबका है, उनके से ऑलरेडी फूड एक खाद्यान्न उनके पहुंच से बाहर है। 20 करोड़ लोग हंगर इंडेक्स के हिसाब से भूखे सो रहे हैं। उसी दौर में एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट भी एक आया है, जिसमें शांता कमीशन रिपोर्ट की कंटिन्यूएशन है, जहाँ पे पूरे पीडीएस सिस्टम को डिसमेंटल करने की बात हो रही है। लगातार ये देखा जा रहा है कि एमएसपी पे बहुत ज़्यादा जोर है किसान आंदोलन में, और एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट को लेके उस तरह की बहसें नहीं है। आप क्या ऐसे देखते हैं कि अगर इन दोनों के बीच में कोई पैराडॉक्स या कोई एक कॉम्बिनेशन मिला के ऐसी बात की जाए जिसमें हम वाइडर जो वर्किंग क्लास हैं, जो शहरी और ग्रामीण सर्वहारा हैं, उनके बारे में, उनको भी अगर गोलबंदी करनी हो, तो इन दोनों कानूनों के बीच में जो अंतर्विरोध और सामंजस्य है उसके बारे में? हाँ, देखिए उसी में ये है ना, जब मैं बोल रहा था कि रूरल एरियाज़ में इसको एक्सपैंड करने के लिए आंदोलन को और लोगों को साथ लेने के लिए एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट का जो इम्पैक्ट पड़ेगा लोगों को, ख़ास करके जो गरीब लोग हैं, जिनकी जो लैंड्स, इवन के जो शहरी लोग भी हैं, अर्बन सेंटर्स में हैं, वर्किंग क्लास है, उन सभी पर इसका इम्पैक्ट पड़ना है। तो उसके लिए अवेयरनेस बढ़ाने की ज़रूरत है। देखिए, ये एक हकीकत है कि इस आंदोलन में एमएसपी पर ज़्यादा ज़ोर है, पीडीएस पर उस तरह का जोर नहीं आ रहा है। ये हमें क्रिटिकली होना चाहिए। ये ऐसा नहीं है कि ये किसी एक लीडरशिप की बात ही है। लीडरशिप अटेम्प्ट्स करती भी हैं, लीडरशिप भी अलग अलग प्लेन पर हैं। इस आंदोलन में आप जानते हैं इतनी बड़ी रेंज है, जैसे लीडरशिप्स भी किसान ऑर्गेनाइजेशन की कोई कह देते हैं कि राइटिस्ट से लेकर लेफ्टिस्ट तक वाली सभी हिस्से इसमें शामिल हैं। तो उनका ज़ोर भी अलग-अलग है इस बात पर। कोई कम देता है, कोई मेयरली बोलने पर ही रह जाता है, कोई इसे डिमांड्स में हर समय रखता है। और ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं जिन्होंने इस पर कंसिस्टेंटली एफर्ट की है। जैसे बीकेयू एकता अग्राहा ने पंजाब में, उन्होंने खेत मज़दूर के घर में जाकर उन्हें मोबिलाइज़ करने की कोशिश की। उनकी अलग मीटिंग्स की, उनको ये बताया कि पीडीएस ख़त्म करने का ये अटैक है, आपको जो गेहूँ और दाल मिलती है आपके गाँव के स्टोर में से, तो वो अब नहीं मिलेगी। ये उन्होंने अवेयर किया। एक तो बात ये है कि किसी डिमांड का, किसी स्ट्रगल में उसकी प्लेसिंग इस बात से भी तय होती है कि वो सेक्शन खुद कितनी प्रेजेंस है उसकी, वो कितना मोबिलाइज़ है। एक होता है कि लीडरशिप क्या अटेम्प्ट करती है, हमें दोनों को अलग-अलग देखना चाहिए। लीडरशिप की अटेम्प्ट होके भी जब तक वो सेक्शन असर्ट नहीं कर रहा जिस पर सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ना है, तो उतनी ही वो एजिटेशन में उसकी डिमांड की प्लेसिंग बन पाएगी। जितना भी उन्होंने असर्ट किया उन सेक्शंस ने, उतनी वो प्लेसिंग बनी। तो ये ठीक है कि लीडरशिप को और अटेम्प्ट करनी चाहिए, फोकस करना चाहिए, मोबिलाइज़ करना चाहिए, और सभी पूरी लीडरशिप को, और ना सिर्फ लीडरशिप को, किसान जो जनसमूह है उनको अवेयर करना चाहिए कि वो अपने गाँव में जो खेत मज़दूर लोग हैं, जहाँ जो पुअर पीजेंट्री है, जहाँ जो वो लोग हैं, लैंडलेस लोग हैं, उन सबको अवेयर करें, लेके आएँ आंदोलन में। ये अगर जितना ज़्यादा जनसमूह, किसान जनसमूह इस पर अवेयर होगा, उतना ही वो आगे इसको लेके जाएँगे। और एक तो बात ये है, और दूसरी ये है कि जो खेत मज़दूर ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं, उन्होंने भी अटेम्प्ट तो किया है, पर जितना सीरियसली लेके, जितना जैसा हम बोलेंगे कि एक वाइड स्प्रेड अटेम्प्ट की ज़रूरत थी, ग्राउंड वर्क की ज़रूरत थी। जैसे हम देखेंगे कि कुछ बीच-बीच में फ्लैशेस तो मिलती हैं, दिखता है कि उन्होंने किया, पर फिर भी उतनी ज़्यादा एफर्ट नहीं हुई है। और एक बात दूसरी इसमें ये है कि ये तो, अगर कोई इसे ऐसा देखता है कि इसमें एक पैराडॉक्स है कि एमएसपी पर, जब एमएसपी बढ़ेगी
उस पर जो खरीद होगी, और दूसरी तरफ फिर पीडीएस में तो पहले ही गवर्नमेंट उसे डिसमेंटल कर रही है, तो उनके लिए वो महंगा हो जाएगा अनाज। इसका सलूशन भी यही बनता है कि जो एक तरह वो फोर्सेस हैं जो भले ही वो सचेत देखता है या अचेत देखता है, भले ही वो कॉन्शियसली करता है जहाँ उसे अलूजन है कोई, उसका सलूशन ये है कि बहुत क्लियर कट स्पष्ट रूप में लोगों में ये बात लेके जाने की ज़रूरत है कि ये एक अपने आप में पूरा सेट है, पूरा सेट ही है। अगर एमएसपी आपने बढ़ानी है और एमएसपी की डिमांड करनी है, इसे लीगलाइज करने का, लाभ बनाने की डिमांड करनी है, तो उतनी ज़ोर से ही पीडीएस चालू रखने का और पीडीएस को एक्सपैंड करने का, यूनिवर्सल बनाने का, ये डिमांड उतनी ज़ोर से ही लेके जानी चाहिए, एक पूरा सेट के रूप में ही है। और गवर्नमेंट भी ऐसा नहीं कर रही कि वो भी नहीं करेगी कि वो पीडीएस तो बढ़ा देगी, एमएसपी तो बढ़ा देगी, लीगलाइज कर देगी और पीडीएस को खत्म कर देगी, नहीं होगा। उसे भी ये करना पड़ेगा, क्योंकि अगर पीडीएस होगी तभी वो एमएसपी पर खरीद करेगी, एमएसपी देगी और एमएसपी पर खरीद करेगी, क्योंकि उन्होंने इतने बड़े गोदाम में उसे इकट्ठा करके क्यों रखना है अनाज को, तभी रखेगी ना। और जो मेरा ये कहना है कि मान लीजिए कोई रिच पीजेंट भी है जिसके पास 15-20 किले, पंजाब वाले के मैं हिसाब से बात करता हूँ, क्योंकि वैसे तो रिच पीजेंट की भी अलग अलग डेफिनेशन है। पंजाब में अगर कोई 15-20-25 किले वाला किसान है, अगर उसने डिमांड करनी है ना कि हाँ एमएसपी दो, सरकारी खरीद करो, ये उसकी ज़रूरत है कि उसे ये डिमांड भी करनी पड़ेगी कि पीडीएस दो, क्योंकि गवर्नमेंट तभी एमएसपी देगी और तभी खरीद करेगी अगर उसने किसी में बांटना है, किसी को देना है अनाज। और इसमें एक बड़ा क्वेश्चन इन्वॉल्व होता है कि जो बीजेपी वाले कहते हैं, बीजेपी वाले नहीं, कांग्रेस भी कहती थी, हर गवर्नमेंट ये कहेगी कि ऐसा कैसे होगा कि उधर को हम फ्री देना है जहाँ कंट्रोल रेट पे देना है और इधर हम महंगा रेट दे के खरीदें। यही इसमें ये महज इकोनॉमिक क्वेश्चन नहीं है, ये टोटली पॉलिटिकल क्वेश्चन है। इसका सलूशन ये है कि गवर्नमेंट की जो न्यू लिबरल पॉलिसी है वो ये कहती है कि गवर्नमेंट बाहर हो, ना खरीदे ना बांटे, गवर्नमेंट का जो फ्री ट्रेड का जो कंसेप्ट है। और जो लोग हैं वो ये कहते हैं कि नहीं, फ्री ट्रेड का मीन्स है कि आप कॉरपोरेट्स के हाथ में कारोबार दे दिया अनाज का, आपने वो अमेज़न वालों को, आपने वो कारगिल वालों को, सबको आने दिया, अडानी रल गया साथ में, और अब वो अनाज खरीदे, वही जिसकी जितनी कैपेसिटी है वो जो रेट रखेगा और जो खरीदना चाहे खरीद ले। हमारा ये कहना है, या किसान आंदोलन को भी ये कहना चाहिए, उसे बहुत स्पष्टता से ये बोलना चाहिए। देखिए ये थोड़ी लैकिंग भी है, ये बात इतनी स्पष्टता से नहीं आती। ज़रूरत ये है कि ये कहना चाहिए कि गवर्नमेंट बीच में रहे, गवर्नमेंट खरीद भी करे, गवर्नमेंट एमएसपी भी दे और गवर्नमेंट पीडीएस पे बांटे भी लोगों को। और पैसा कहाँ से लाए? पैसा लाए अंबानी पे टैक्स ला के, पैसा लाए मल्टीनेशनल्स पे टैक्स लाए। साईनाथ ने अपने आर्टिकल्स में वो बार बार बोलते हैं कि पंजाब में इतने बड़े बिलियनियर्स हो गए, इतने करोड़पति हो गए, इतने इंडिया में इतने अरबपति हो गए, उनके ऊपर जायदाद टैक्स लगना चाहिए, वेल्थ टैक्स लगना चाहिए, उनके प्रॉफिट पर टैक्स लगना चाहिए, खजाने में पैसे की कमी नहीं रहेगी। बात यह है कि ये रास्ता कौन अख्तियार करेगा? इसलिए किसान आंदोलन की डिमांड्स में ये बात आनी चाहिए कि एमएसपी दो, उन पर टैक्स लाओ, एमएसपी दो, और उसी टैक्स के जरिए खजाना को जो है वो रिच करो, खजाने को भरो, और वो गरीब में जो पीडीएस को उसमें बांटो। ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। और हमारा ये मानना है कि किसान आंदोलन को बहुत स्पष्टता से ये एक तरह स्लोगन के फॉर्म में, एक पूरे सेट के फॉर्म में, एमएसपी, गवर्नमेंट की खरीद और पीडीएस, ये एक पूरी चीज है। और इसके लिए रिच जो यहाँ के बिलियनियर्स है और जो ऊपर वाले 10-20% अपने 10-20 इंडिया के जो फैमिलीज हैं उनसे लें, और मल्टीनेशनल्स हैं उन पर वो ये तो कह रहे हैं कि आइए हम आप पे ऊपर कोई टैक्स नहीं लगाएंगे, जितना मर्जी इंडिया में आके बिजनेस कीजिए। किसान आंदोलन को बोलना चाहिए कि उन पर टैक्स लगाइए और उनको रोकिए, हर कारोबार में एंटर करने से रोकिए, जहां भी आना है उस पर टैक्स लगाइए और वो टैक्स को यूटिलाइज कीजिए, जुटाइए लोगों को सस्ता अनाज देने के लिए। ठीक बात है कि ये पूरे एक सेट के रूप में अगर ये पेश होता है तो ना केवल जो ये किसान आंदोलन भी एक जो वाइडर जो समस्याएं हैं उस पर सारे पे हो सकता है, ऐसे किसान आंदोलन ही ना रिस्पॉन्ड कर पाए, उसकी अलग अलग मांगे, उसकी अलग अलग आंदोलन के लिए अलग अलग संगठन और अलग अलग आंदोलन भी हो सकते हैं।
लेकिन जो मूल सवाल ये है कि जब हम इसको पूरे एक डिजाइन के तौर पे देखते हैं, जब पूरा एक स्ट्रक्चर के तौर पे देखते हैं, तो ये जो पूरा WTO लेड, कॉरपोरेट लेड जो पूंजीवादी ताना बाना है, और ये जो पूरी साम्राज्यवादी नीतियां हैं जिसमें WTO की नीतियों ने जो कृषि में कहर बरपाया है, इसको जब हम वो एक अदृश्य टाइप की चीज़ दिखती है और वो बहुत किसानों मजदूरों को सामने से नहीं दिख पाती है। जब हम आप संपादक के तौर पे, आप एक बुद्धिजीवी के तौर पे, इन सब जो कॉम्प्लेक्स मुद्दे हैं जो लगभग कैपिटल के अदृश्य हाथ हैं, और जो साम्राज्यवाद और WTO के पॉलिसीज कैसे इंटरवेन कर रही हैं उस पर नहीं करते हैं, तो आप इसको कैसे पेश करना चाहेंगे बाकी लोगों के लिए, हमारे दर्शकों के लिए, कि ये कितने बड़े डिजाइन और स्ट्रक्चरल हमला है, ना कि केवल मोदी और या कांग्रेस की नीतियों की? बात ये है कि अगर हम इसे ऐसा कहना हो कि ये तो जो नए कानून हैं खेती वाले, ये तो अभी मोदी गवर्नमेंट तो लाई है, इसकी प्लान तो पहले से चल रही थी। वो भी बोल रहे हैं कि कांग्रेस भी लाना चाहती थी, और ये कानून तो एक कानून की फॉर्म में आए, पर ये जो स्टेप्स थे, स्टेप तो ये है ना कि PDS से हाथ पीछे खींच लो, MSP देनी बंद, गवर्नमेंट मंडी बंद, और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का ये जो एक एक तरह जो उन्होंने एक फेज पहले था, देखिए 62 में 1962 में जो एक वो इसकी अपनी एक कंटेक्स्ट था उसका, इंडिया की आज़ादी, सो कॉल्ड आज़ादी जिसे बोलते हैं, वो 1947 में ट्रांसफर ऑफ पावर थी वो एक्चुअल में, वो जो हुआ उसके बाद सोशलिज्म के स्लोगन थे, एक पब्लिक सेक्टर बनाना था, और एक स्पेसिफिक वो थी कि आत्मनिर्भर बनाना था एक कंट्री को, उसका इंडियन स्टेट के स्टेबल होने के साथ भी रिलेशन था। इंडियन स्टेट अगर सेल्फ डिपेंडेंट होते जे अनाज के मामले में, ये सभी कुछ था, ये सिर्फ अनाज के मामले में नहीं था, वो भी इंडस्ट्री थी और थी, पब्लिक सेक्टर एक बन रहा था, वो इस समय इंडिया की स्टेट की ज़रूरत थी। एम्पेरियलिज्म भी उस समय इसी जो पब्लिक सेक्टर के ज़रिए आ रहा था, रशिया वाले आए, अमेरिका वाले आए, वो उन्होंने किया। उसी फेज में इन्होंने जो 60s में गवर्नमेंट मंडी का बनना, गवर्नमेंट खरीद का होना, PDS का बनना, भी एक पूरा सेट था उसमें। उसको इन्होंने रिलेट भी किया जो ग्रीन रेवोल्यूशन था, ग्रीन रेवोल्यूशन की भी ज़रूरत थी। वो तो उसकी ज़रूरत थी कि अगर कंपनीज़ ने आना है, उनकी जो सीड्स हैं, उनकी फर्टिलाइज़र्स हैं, उनकी जो पेस्टिसाइड्स हैं, वो सभी अगर एग्रीकल्चर में यूज़ करनी है, तो उसके लिए ज़रूरत थी कि वो एक जो क्रॉप होगी जो उसको कोई खरीदने वाला भी हो, गवर्नमेंट खरीदे भी, जो एक पूरा सेट था। नई पॉलिसीज़ के आने से 90s में, वैसे तो 80s के बाद ही 80s में, 90s में आके वो चेंज हो गया, तो उस पर ये 90s में ही ये अटैक शुरू हो गया, MSP पर, PDS पर, गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट पर। और ये तो ऐसा है कि पंजाब की पीजेंट मूवमेंट थी, और हरियाणा और पंजाब मेनली, जिन्होंने ये सरकारी खरीद को अब तक ले आए जी। वो तो देखिए 2000 में पंजाब में बहुत बड़ी एजिटेशन हुई थी, ट्रेन्स रोकी गई पंजाब में और हरियाणा में भी, तब वो पैडी की खरीद के इशू पर, तो तब भी उन्होंने कुछ कुछ जो होता है ना कि हार्ड कर दी थी नॉर्म्स को, उसकी जो होती है नमी होती है पैडी में, वो कर दिया था, तो उसकी वजह से बड़ी एजिटेशन हुई और खरीद करनी पड़ी। 2-3 बार उन्होंने अटेम्प्ट की, पर खरीद इसलिए हो रही है कि पंजाब के किसान और जो हरियाणा के हैं वो खरीद करवा लेते हैं, वो ट्रेन पे बैठ जाएंगे, वो सड़क पे बैठ जाएंगे, और मंडी में उठाना पड़ेगा FCI को। पर हर गवर्नमेंट स्टेप बाय स्टेप इसके आगे बढ़ती गई है। किसी ने FCI को डिसमेंटल करने की प्लान बना ली, कभी कोई लॉ में कोई अमेंडमेंट कर दी, शांता कुमार कमेटी का आपने जिक्र किया, वो हो गया। APMC एक्ट में भी अलग अलग समय पर जो उसको संशोधन उसमें होते रहे, तो उसमें प्राइवेट प्लेयर्स को आने की इजाज़त देते गए। 2017 में पंजाब के APMC एक्ट में पंजाब की विधानसभा में भी इसी कांग्रेस गवर्नमेंट ने, अमरिंदर सिंह की गवर्नमेंट ने, उन्होंने भी अमेंडमेंट की, प्राइवेट प्लेयर्स को आने की इजाज़त दी। और अब आके इन्होंने एक तरह ये तो पूरी स्वीपिंग हो गया कि उन्होंने साफ कर दिया ये सब कुछ, गवर्नमेंट मंडी को के मुकाबले में प्राइवेट मंडी ले आई। ये तो एक तरह पूरा पहले से चला आ रहा एक उनका था प्लान 90s में। तो उसी समय से पंजाब में तो इस मूवमेंट की बैकग्राउंड भी ये है कि लोगों को लगता है ना कि पंजाब में ये क्यों पंजाब सामने आया, सबसे पहले पंजाब में ये स्ट्रगल क्यों शुरू हुई, क्योंकि पंजाब में 90s में से ही
ये बात चल रही है कि गवर्नमेंट खरीद बंद होगी, गवर्नमेंट खरीद जाएगी, एमएसपी जाएगी, मंडी जाएगी, फसलें गवर्नमेंट नहीं खरीदेगी, और इसके लिए गवर्नमेंट्स की अटेम्प्ट्स को भी लोग देखते आए हैं और उसके खिलाफ रजिस्ट करते आए हैं। और ये जो पंजाब की प्रोग्रेसिव जो पीजेंट लीडर्स थे, लीडरशिप थी, वो यूनियंस थी, उन्होंने अलग अलग समय पर लोगों को अवेयर करते आए हैं कि ये WTO की पॉलिसी की वजह से होता था। मैं 93, 94, 5 में जब मैं बचपन में था तो हमारे गांव में उस समय भी किसान यूनियंस WTO का बड़ा पुतला बना के, डंकल का, हाँ, अपना डंकल का बड़ा पुतला बना के लेके जाते थे और उसको आग लगाते थे। तो उस समय ये बात ठीक है कि उस समय लोगों को ये लगता था कि ये थोड़ा अचंभा भी होता कि ये क्या है, चलो ये हमारे लीडर बोल रहे हैं, कुछ बुरा ही होने वाला है, इतना ही लगता था। तो देखिए, जो ग्राउंड लेवल पर काम होता है, बार बार जो किसान लीडरशिप थी वो ये लोगों को बताती रही, अवेयर करती रही कि वो कंपनीज आएंगी, कंपनीज ज़मीन भी लेके जाएंगी, कंपनीज फसल भी खरीदेंगी, आपके पास आपकी ज़मीन पर अटैक होगा। और लोग उसको ना सिर्फ सुनते आए, लोग देखते आए। 2006 में ट्राइडेंट वालों ने पंजाब में ज़मीन एक्वायर की, उसके अगेंस्ट स्ट्रगल हुई बहुत बड़ी, और उसने पंजाब की किसानी की, मालवा बेल्ट की किसानी की साइकी में ये बना दिया कि अच्छा, इस पर तो अब ये ज़मीनों पर जो कारपोरेट्स हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, बड़े लोग हैं, वो इसे पर कब्जा करेंगे और गवर्नमेंट कब्जा करवाएगी। इसलिए उन्होंने इसके खिलाफ, उसके खिलाफ भी फाइट की। 2011 में इंडिया बुल्स की कंपनी को मानसा के गोविंदपुरा गांव में ज़मीन दे दी गई, और उसी समय लैंड एक्विजिशन एक्ट भी आया जो लैंड एक्वायर करने का था, पहले जो कांग्रेस गवर्नमेंट में, यूपीए गवर्नमेंट में आया, उसके खिलाफ स्ट्रगल हुई, उसको उन्होंने अमेंड करना पड़ा जो बाद में 2013 में। मतलब ये कि एक तरह वो एक दो दूसरी तीसरी चीज जुड़ती गई और लोगों की साइकी में ये बात बनती गई, लोग स्ट्रगल भी करते गए। तो ये है कि अब लोगों के लिए, लोगों की एक लेयर के लिए, ऐसा तो मैं नहीं बोल सकता कि पूरी की पूरी किसानी में, पर एक लेयर है जिसने इसे समझना शुरू कर दिया है कि अच्छा, ये अंबानी अडानी के साथ जो बाहर की कंपनियां हैं वो तो साम्राज्य को कंपनी के रूप में देखती हैं, उनके लिए साम्राज्य तो एक कंपनी है, बड़ी कंपनी। ये देखिए, कंपैरिजन करते हैं पीजेंट लीडर के, एक ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, अब यहाँ पर ये देखिए कि आप अपने खेत में जो फर्टिलाइजर यूज करते हैं, अपने खेत में जो पेस्टिसाइड यूज करते हैं, ये फलानी वो जर्मन वाली कंपनी है, ये अमेरिका की कंपनी है, यही साम्राज्य है, ऐसे उन्हें बताते हैं। और ये जो पंजाब में उनके गोदाम बन रहे हैं, अडानी के बन रहे हैं, वो तो देखिए पीजेंट्री के किसान के लिए तो अडानी को भी वो साम्राज्य कंपनी के रूप में ही देखते हैं और बाहर वाले को भी। ये तो हम लोग हैं जहाँ जो थोड़े उस तरह के पॉलिटिकली अवेयर लोग होते हैं, वो इसमें डिमार्केट करते हैं कि एक मल्टीनेशनल है, एक यहाँ के कॉरपोरेट जो हैं कंप्राडोर बुर्जुआजी है यहाँ की, जिसे जो अडानी जो अंबानी है, पर लोग तो इसी एक चीज मानते हैं। पर देखिए, वो कितनी स्पष्टता से, कितनी क्लैरिटी से ये देख सकें, ये तो अलग बात है कि कौन इनमें से बाहर का है, कौन अंदर से है, पर एक वो ये देखते हैं कि ये वो लोग हैं जो हमारी ज़मीनें और फसलों को हथियाने आ रहे हैं, इसके खिलाफ हमें लड़ना है, फाइट करनी है। देखिए, एक समय था जब, आज पंजाब के बहुत से किसान आगू ऐसे हैं जो इस आंदोलन में स्टेज पे से ये बोलते हैं कि हमें सिर्फ कानून के खिलाफ ही नहीं लड़ना, हमें तो ये भी बोलना होगा कि इंडिया की गवर्नमेंट WTO के एग्रीमेंट से बाहर आए। वो किसान नेता है, यहाँ नाम लेने की ज़रूरत नहीं, जो 92-3 में या 95 तक भी, या इवन के 2000 के पीरियड में भी ये बोलते थे कि WTO में होने का पंजाब के किसान को फ़ायदा होगा। आपको मैं बस यहाँ रोकना चाहूँगा और इस क्वेश्चन में थोड़ा और विस्तार से जुड़ा एक मेरा सवाल ये भी है कि पंजाब की तो एक ट्रेडिशन है एंटी कॉलोनियल, एंटी फ्यूडल स्ट्रगल्स की। 1900 में जब लैंड एलिनेशन एक्ट आया, उसके बाद पगड़ी संभाल जट्टा आंदोलन हो, उसके बाद भगत सिंह की एक पूरी परंपरा हो, गदर मूवमेंट हो, इसके बाद एक प्रजामंडल मूवमेंट करके बड़ा आंदोलन हुआ। तो उसके बाद भी लगातार 1960-70s में किसानों के बहुत ही शानदार संघर्ष रहे। लेकिन उसी दौर में हम देखते हैं कि 60s, 70s, 80s तक में
उत्तर प्रदेश में महेंद्र सिंह टिकैत, कर्नाटका में नंदू गौड़ा का, और शरद जोशी का जो महाराष्ट्र में, वैसे भी बहुत सारे किसान संगठन और किसान यूनियन संघर्ष के मुद्दे में उनके जो मुख्य डिमांड और जो उनके आर्टिकुलेशन थे वो लगभग इसी फ्रेमवर्क में एमएसपी, कॉमर्शलाइजेशन, थोड़ी ऋण माफ़ी, और ज़्यादातर 90s में जैसा आपने जिक्र किया कि बहुत सारा एक बड़ा तबका था जो WTO को फ़ायदेमंद मानता था, उनके साथ एक थोड़ी बहुत छूट लेके, उनके प्रोविजंस में बदलाव लेके, लेकिन कोई उनका एंटी WTO कोई सेंटीमेंट नहीं था। लेकिन एक दूसरी धड़ा थी जिसका लगातार लेफ्ट के एक किसान आंदोलन का, जिसका शुरू से ही WTO को लेके, जैसे आपने बताया कि पंजाब में और देश के अन्य हिस्सों में वो एक धारा चल रही थी। पिछले 5-7 सालों में हम देखते हैं कि ये दोनों धाराएं कहीं ना कहीं एक प्लेन पे आ रही है। जैसे एसकेएम का कैरेक्टर भी दिखता है, जैसे आपने खुद बताया है कि पूरे राइट से लेके लेफ्ट तक के लोग मौजूद हैं। मंदसौर के बाद जो घटनाएं हुई, मुंबई में जो ऐतिहासिक किसानों का मार्च हुआ, तो एक रिवोल्यूशनरी प्रोसेस उसकी लेगेसी है, और एक ऐसे किसान संगठन है जिसमें लगभग वो अपने को बहुत प्राउडली अराजनीतिक भी बोलते रहे हैं। बहुत सारे लोग ऐसे किसान बस फार्मूलाज और ख़ास करके एमएसपी पे बात करते रहे हैं। आज 2020 का से जो किसान आंदोलन शुरू हुआ है, उसकी अगर हमें लीगेसी को पहचाननी है तो इसमें से वो ये धड़ा जो है, जो पंजाब के एंटी फ्यूडल, एंटी कॉलोनियल स्ट्रगल के धाड़ा से आता है, या 70s 80s के जो एमएसपी और कॉमर्शियल और प्रो WTO वाली धारा से आते हैं। आज के आंदोलन को हम अगर आर्टिकुलेट करना हो और उसकी लेगेसी को पहचानना हो तो उस पर मैं आपकी राय जानना चाहूँगा। इसकी लेगेसी में तो ऐसा है, एक लेगेसी तो जो एंटी कॉलोनियल की बात है, एक तो है ना वो देखिए 2 तरह के आंदोलन होते रहे हैं, कॉलोनियल पीरियड में भी, बाद में भी। आपने ठीक बोला, एक आंदोलन होते रहे हैं एंटी फ्यूडल थे, जो लैंडलॉर्ड्स के अगेंस्ट थे, क्रॉप उनसे क्रॉप लेने का इशू था, ज़मीन लेने का इशू था, उनके कर्जे थे, उनसे कर्जे से माफ़ी का या कर्जा ख़त्म करने का इशू था। एक वो आंदोलन रहे हैं। एक दूसरे आंदोलन रहे हैं जो एमएसपी की बात थी, उससे भी आगे जो कीमत सूचक अंक होता है उसके साथ एमएसपी को रिलेट करने का फसल को, ताकि जो महंगाई का जो वो पैटर्न गवर्नमेंट जैसे बनाती है उसके साथ रिलेट कर दिया जाए। उनके लिए पीडीएस कोई इशू नहीं रहता रहा। उनके लिए जो वो एक स्ट्रीम है, एक जिसकी बैकग्राउंड जो आपने बोली, जैसे शरद जोशी हैं, महेंद्र सिंह टिकैत थे, पंजाब में भी उस समय लखोवाल की यूनियन थी, ये एक थी। ऐसा नहीं है कि जो ये अपने आप में उस समय ऐसा नहीं कि जो आमने सामने होते थे। ये बात ठीक है कि ये जो दूसरी लेगेसी वाले हैं, जो बाद वाले मैंने बोला, उनमें वो एंटी फ्यूडल नहीं थे। एंटी फ्यूडल तो क्यों, उनमें तो फ्यूडल लॉर्ड्स भी उस आंदोलन में शामिल होते थे और वो अपनी फसल के रेट के बारे में उनके कंसर्न थे, तो वो उस तरह के आंदोलन थे। पर उसमें क्योंकि बात ये है कि जो किसानी है वो एक तो उसमें बहुत सी शेड्स हैं, बहुत सी लेयर्स हैं, और जो मिडिल वाले हैं, पुअर हैं, उनमें जो लोग क्रॉप्स जिनके पास एक्स्ट्रा बेचने के लिए होती है, उनका ये कंसर्न रहता है कि उसका उसे ऐसा रेट मिले ताकि वो उसके लिए बेनिफिशियल हो। तो वो कभी ना कभी जो लैंड प्रॉब्लम ये बनती है कि जो लैंडलॉर्ड्स होते थे, वो लैंडलॉर्ड्स अपनी इस डिमांड पर जो पुअर और मिडिल वाले हैं उनको मोबिलाइज कर लेते थे अपने पीछे। उनके जो कंसर्न, जो पुअर का कंसर्न है ज़मीन मिले, कर्जे में उसको रियायत मिले, बैंक का लोन मिलने लगे, और जो शाहूकार का कर्ज है वो उसका ख़त्म हो, और उसको और जो इंसेंटिव्स मिलें, सब्सिडीज मिलें, वो उनकी मांगे छूट जाती थी। और वो जो लैंडलॉर्ड्स होते हैं बड़े, उनके इस डिमांड पर चले जाते थे एमएसपी और कीमत सूचक अंक के साथ हमारा हो। और बात यह है कि जो एक तरह रेवोल्यूशनरी ओरिएंटेशन वाली लीडरशिप थी, वो ये अटेम्प्ट करती रहती थी कि ये कि देखिए ये आपकी ये डिमांड भी है, पर उससे बड़ी इंपॉर्टेंट डिमांड आपकी लैंड की है, आपकी कर्जे की है, आपकी शाहूकार से कर्जे की माफ़ी की है, आपकी बैंक से सस्ता लोन लेने की है, ये भी है। पर उससे फ़र्क क्या पड़ता है, जो लेयर की जितना उसके पास एक्स्ट्रा क्रॉप होगी उसका उतना ही कंसर्न होगा कि एमएसपी मिले, और वो लैंडलॉर्ड्स के लॉबी में चला जाएगा। ये एक तरह का, मेरा ये कहना है कि उसमें एक कॉमननेस भी थी
और एक तरह का एक पैराडॉक्स भी था, उसमें एक टकराव भी रहता था। ये दोनों बातों साथ साथ चलती थी। इस आंदोलन में वो दोनों लेगेसी ही शामिल है। वो लेगेसी भी है जो पहले कॉलोनियल पीरियड में, जैसे कॉलोनियल पीरियड के बाद भी पंजाब में पेप्सू की मूवमेंट चली, ज़मीन लेने की, जो मानसा संगरूर का जो एरिया है, इसमें जागीरदारों से ज़मीन किसानों को मिलनी चाहिए, किसानों ने ली ज़मीन, कब्जा भी किया, वो सभी लेगेसी इस आंदोलन में शामिल है। इस आंदोलन में वो लीडरशिप भी शामिल है जो 80s में एमएसपी और कीमत सूचकांक की को रिलेट करने की डिमांड पर मोबिलाइजेशन करती रही हैं। वो पीडीएस की बात नहीं करते रहे, वो कर्जे की, शाहूकार के कर्जे की ख़त्म करने की नहीं करते रहे। हाँ, वो जनरल कर्जा माफ़ी की बात करते रहे। जो बैंक का लोन होता था, बैंक का लोन 15-20 जो एकड़ वाला है, 25-30 एकड़ वाला है, उस पर भी होता है, उसकी माफ़ी की बात भी हो जाती है। उस माफ़ी में 2-3 एकड़ वाले का कर्जा भी होता है, उसकी माफ़ी भी हो जाती है। इस तरह वो कॉमन भी बन जाता है, पर एक उसमें टकराव भी होता है। इसलिए वो जो कॉमन शेड थी, उस समय कॉमन शेड क्या थी? एमएसपी की बात करने वाले, कर्जा माफ़ी की बात करने वाले जो किसान लीडर थे, वो जो आपने बोला कि वो ये बोल देते थे कि WTO का हमें फ़ायदा है, क्योंकि वो उसके ज़रिए ये देखते थे कि ठीक है, हमें अपॉर्चुनिटी मिलेगी इंडिया में कहीं भी बेच देने की, इवन के फॉरेनर को, जो कंपनीज है उनको बेच देने की। पर जो उनका एक्सपीरियंस था, उसने ये बताया कि जब जो बड़ी पूंजी होती है, उसका जो अटैक होता है ना, वो मिडल वाले को, थोड़ी पूंजी वाले को, उन सबको वो उसका सफाया कर देती है। जिन्हें ये एक तरह का भ्रम था कि एक अलूजन बना था मन में कि अच्छा 15-20 एकड़ वाला भी कोई सब्जी उगा लेगा, उसके लिए भी कोई, किसी ने वो आलू बीज लिए, हम उसे कोल्ड स्टोर में रख लेंगे। उन्हें ये एक तरह एहसास होना शुरू हुआ कि किसी कारगिल के सामने, किसी नेस्ले के सामने, किसी और बड़ी जो मल्टीनेशनल है, उसके सामने हमारा जो 15-20 एकड़ में पैदा किया आलू है, कोई और कोई क्रॉप है, हम उसमें compete करने की सिचुएशन में नहीं होंगे। ये साफ हो गया। तो अब वो भी बोलने लगे हैं। मैंने बोला कि 1-2 किसान लीडर इसमें ऐसे हैं जो बहुत खुलेआम WTO के एग्रीमेंट का समर्थन करते रहे, और आज वो 20 वर्ष के बाद बहुत स्पष्टता से ये बोल रहे हैं कि हमें सिर्फ लाभ वापस लेने की डिमांड ही नहीं करनी चाहिए, हमें तो ये डिमांड करनी होगी कि WTO से बाहर आओ। और ये डिमांड एक पॉपुलर डिमांड बन रही है, उतनी पॉपुलर तो नहीं जितनी लाज की बन गई, पर एक डिमांड पंजाब और हरियाणा के लोगों में ये बन रही है कि ये ठीक है, लाज तो वापस हो जाएंगे, फिर उसके बाद क्या होगा, इसलिए हमें ये कहना चाहिए कि WTO से बाहर आओ। और ये कम से कम मैं तो ये कहूँगा कि ये पंजाब की किसान मूवमेंट का एक विकास है। उन्होंने विकास किया 20-30 वर्ष में। एक तो ये हो गया कि अब पंजाब की किसान लीडरशिप से कोई भी अपना बाजू उठा के ये कहने की सिचुएशन में नहीं है कि वो कह सके कि हाँ, हम WTO को समर्थन करते हैं। ये वो सभी अब लाइन के दूसरी तरफ आ गए, सभी ये बोलने लग गए कि WTO के हम खिलाफ हैं। इसका मीनिंग क्या है? उनके लिए जिन्होंने एंटी इंपीरियलिस्ट मूवमेंट बिल्ड करनी है, जिन्होंने साम्राज्यवाद के खिलाफ लोगों को इकट्ठे करना है, उनके लिए स्कोप पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गया। और जो लोगों को साम्राज्यवाद को दिखाना चाहते थे, जैसे मैं पहले बोला कि पहले लोगों को पुतला बना के दिखाना पड़ता था कि देखिए ये है साम्राज्यवाद, ऐसे आएंगे, ऐसे जमीन एक्वायर करेंगे, ऐसे करेंगे, उनको लोगों ने सीधा देखना शुरू कर दिया। अब पंजाब की किसानों की स्टेज पर WTO की बात आम होती है, कंपनीज की बात होती है, कंपनीज आएंगी, लैंड को ले जाएंगी, क्रॉप को ले जाएंगी, और ये पहले के कंपैरिजन में किसान आंदोलन का विकास है। और ये बात ठीक है कि वो लीडरशिप की में से पोलराइजेशन है जो, वो WTO के फेवर वाले, WTO के अगेंस्ट वाले, वो पोलराइजेशन तीखी होगी, और फेवर वालों का जो पाले में थे वो कम पड़ गए हैं। अब तो शायद मुझे लगता है शरद जोशी की जो लीडरशिप वाले लोग हैं, उनमें से कोई बोल सकता होगा, जैसे शायद राजू शेट्टी इसलिए इस आंदोलन में नहीं आए क्योंकि उन्होंने WTO का समर्थन करना था, वो बहुत कम पड़ गए हैं लेकिन लगभग मोटा मोटी एक कॉर्पोरेट विरोधी हाँ एक इस आंदोलन ने रवैया अख्तियार कर लिया हाँ है।